नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में जीवन शैली पर आधारित विषयों पर बातचीत करते हैं। आज हम एक खास विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं और हमारा विषय है बाल अधिकार संरक्षण। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जानी मानी बाल चिकित्सक और अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखंड डॉक्टर गीता खन्ना जी हैं। गीता जी, आपका दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में बाल अधिकार संरक्षण को शामिल कर रहे हैं और एक काफ़ी अच्छा विषय है, अनोखा विषय है, तो सबसे पहले तो मैम हम कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात से करेंगे कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग से क्या हम समझें, इसका अभिप्राय क्या है सामान्य शब्दों में। पहले तो मैं ये काउंटर करूंगी कि ये अनोखा नहीं, बहुत ज़रूरी विषय है और हम सबके जीवन को छूता है। सिर्फ हम बात नहीं कर रहे थे, शायद पहले इसकी बहुत समय तक बात नहीं हो रही थी, लेकिन 2011 से एक एक्ट पारित करके हमारे प्रदेश में इस बाल अधिकार संरक्षण का जो आयोग है उसको लाया गया। और अभिप्राय ये है कि जहाँ भी हर बच्चा जन्म के दिन से लेके 18 वर्ष की आयु तक उसका हर प्रकार से हमें एक सुरक्षित वातावरण और उसके अधिकारों का संरक्षण, वो कहीं भी अगर उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कहीं भी कोई गलत कार्य हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो बाल अधिकार के उस क्षेत्र में उसके बचाव के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संरचना की गई। जी मैम, अधिकार जब किसी के पास होंगे, चाहे वो बच्चे हों, वयस्क हों या वृद्धजन हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन को जीने के लिए। और जीवन शैली का ये अभिन्न अंग है। हमारे जीवन तभी सुखमय ढंग से, आनंदमय ढंग से हम जी सकते हैं। और अगर हम बचपन से ही इस तरह से अधिकारों से संपुष्ट होंगे, अधिकार हमें मिलेंगे, तो हमारा भविष्य उज्ज्वल रहेगा। जो हमारा ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये सामान्य रूप से हर कोई जानना चाहता है। हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, शहरों में भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि ये आयोग किस तरह से कार्य करता है। देखिए, आयोग का एक कार्य है शिकायतों का निस्तारण, एक है जहाँ जहाँ बच्चे हैं हर उस क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो न्याय प्रणाली हो, चाहे उसके साथ कोई फिजिकल या सेक्सुअल हरासमेंट कुछ गलत ऐसा हुआ हो, या उसे बाल मजदूरी में लिप्त हो, या कोई भिक्षावृत्ति करा रहा है, तो या विकलांग है, दिव्यांग है, उसको उसका पूर्ण अधिकार का जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना। तो इसकी मॉनिटरिंग करना, यदि उसके बारे में कहीं हनन हो रहा है और हम तक कोई शिकायत होती है तो हम उसका निस्तारण करते हैं। और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसका हम अभी एक वो अंग है जो मैं अभी पूरा कर रही हूँ, वो है समाज तक ये संदेश पहुँचाना कि एक आयोग है, एक ऐसी पूरी बॉडी है जो कि आपको न्याय दिलाने के लिए कार्यरत है। आप आइए, बताइए और हम आप तक आएंगे भी। और बाल अधिकार हैं क्या, जैसा आपने कहा, शायद हमारे प्रदेश की जनता के लिए और ज़्यादातर लोगों के लिए अभी ये अनोखा ही है, जबकि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में। ख़ास तौर पे देहरादून में तो हम फिज़िकली प्रेजेंट थे, तो लेकिन दूर दराज के हमारे गांवों में लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। तो एक बहुत बड़ा हमारा जो कर्तव्य है वो है अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना। जी मैम, और 2011 में जिस तरह से इसे स्थापित किया गया और बच्चों के लिए उन्हें समान रूप से अधिकार मिल सकें, उनकी अभिव्यक्ति की बात हो या फिर उनकी सुरक्षा की बात हो, ये काफ़ी एक गंभीर मुद्दे हैं जिन्हें इस आयोग में शामिल किया गया और इस दिशा में काफ़ी अच्छा कार्य भी हो रहा है। मैम, बच्चों के अधिकार की बात, आप क्योंकि अध्यक्ष हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, तो बच्चों के अधिकार कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं, खासतौर से बच्चों के अभिभावक भी जाने कि हमारे बच्चे के पास ये अधिकार है और उनके साथ किसी प्रकार का गलत नहीं हो सकता है। जी, तो एक तो अभिभावक के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को उनके अभिभावक होने के लिए क्या कर्तव्य हैं, बिल्कुल इसका भी अधिकार है। तो एक अभिभावक बनना सिर्फ बनना काफ़ी नहीं है, अभिभावक की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि वो उसको खान पान, एक सुरक्षित अच्छा घर, पढ़ाई के लिए भेजना, और ये सब का भी वो अभिभावक को चेतना होनी चाहिए, या घर में उनको
उसका समुचित प्यार। जैसे अभिभावक के लिए अगर एक एग्जाम्पल दूं, अगर तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, इससे बुरा शायद कोई अभिभावक अपने बच्चे के साथ नहीं कर सकता। सुनने में शायद ये कुछ गाली जैसा या बहुत ऐसा नहीं लगता हमें कि हमने कुछ बहुत गलत किया, लेकिन अभिभावक से, माता पिता से उसको स्नेह मिलना उसका एक नेचुरल अधिकार है। उसके पर कोई भी कंडीशन लगाना, तुम शैतानी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मम्मी बनूंगी, तुम पढ़ाई अच्छी करोगे तो मैं तुम्हारे को ये, तो किसी भी तरह की शर्त के बिना अभिभावक को अपना स्नेह, और ये बड़ा पीयर प्रेशर जिसे कह सकते हैं। हाँ, मतलब यस, कुछ कभी कभी हम अभिभावक होने के नाते बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन अभिभावक के जो मूल कर्तव्य हैं उनकी भी शायद हम अनदेखी कर जाते हैं। बदलता हुआ समाज, पहले के संयुक्त परिवार में जैसा बड़े कर रहे थे वैसा ही हम करते थे, तो एक बहुत ही प्रोटेक्टेड और सुंदर सा एनवायरनमेंट था जिसमें बच्चे स्वतः ही सही सीख जाते थे, या अभिभावक भी पेरेंटिंग को सही दिशा में ही ले जाते थे। लेकिन आज के एकल परिवार, बदलते हुए परिवेश, डिजिटल मीडिया, इन सब के चलते अभिभावकों के लिए भी पहला कर्तव्य है कि वो एक अच्छे और सक्षम और सही अभिभावक का कर्तव्य पूरा कर सके। बिल्कुल। तो बिना शर्त के स्नेह देना और उन्हें उनकी ज़रूरतें अपने सामर्थ्य के अनुसार वो उनको दिलाना और उससे बच्चे को डिप्राइव ना करें, ये भी अभिभावक का हुआ। बिल्कुल। अब आता है बाकी सब लोग, जो ये इकोसिस्टम है, समाज, तो उसमें स्वास्थ्य, एक अच्छा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य की बात करें तो टोटल हेल्थ, WHO अब कहता है टोटल हेल्थ, और टोटल हेल्थ में सैनिटेशन, पानी की सप्लाई, एक अच्छा सही सुरक्षित घर, सुरक्षित हवा, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, हरियाली, इनफ ऑक्सीजन, ये भी टोटल हेल्थ का हो गया। तो एक हो गया हेल्थ। फिर है कि उसकी सुरक्षा, कोई उसका शोषण ना करे, शारीरिक, चाहे स्कूल हो चाहे वो कहीं कोई पड़ोसी हो, तो शारीरिक या यौन शोषण किसी भी तरह, या मानसिक शोषण, उसको कोई प्रताड़ित ना करे, उससे उसका बचाव। और उसके लिए आयोग बहुत गंभीरता से काम करता है, और इसमें हम बहुत गंभीरता से इस विषय को, अगर हमें कोई शिकायत मिलती है या हमें कोई शिकायत ना भी करे, जैसे हमने अखबार में पढ़ा या कहीं से हमें खबर आती है, तो उसका हम स्वतः संज्ञान ले सकते हैं और लेते भी हैं। और उसमें पुलिस और पूरी जुडिशरी सिस्टम जो है हमारे साथ, हमारे को सहायता करता है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड की पुलिस से मुझे, मेरा अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, मुझे बहुत सहयोग मिलता है, उनका एक बहुत सुंदर रोल रहता है। फिर यह है कि बच्चों को भिक्षावृत्ति की तरफ, जहाँ तक मेरा और हम सब आंकड़ों को भी देख के हम जो देख रहे हैं कि भिक्षावृत्ति एक माफिया की तरह अब उतना नहीं चल रहा, पर थोड़े पैसों के लालच में बच्चे ही शाम को चल देते हैं, कहीं गुब्बारा बेच आएंगे, कहीं मंदिर के आगे बैठ जाएंगे किसी खास दिन। तो वो जो भिक्षावृत्ति है उसका उन्मूलन, वो बहुत हमारा बड़ा फ़र्ज़ है और हम करते हैं। फिर बच्चों को रोज़गार में, चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बाल श्रम के ऊपर, बाल श्रम जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चे को सिखाना 14 साल की उम्र के बाद अप्रेंटिसशिप की तरह, ताकि वो हुनर सीख सके, वो अलाउड है। पर जहाँ उसको उसकी शिक्षा के बदले में हम काम काज में भेज दें या किसी खतरनाक ऐसे काम पे भेज दें जहाँ उसके स्वास्थ्य की, उसके मानसिक विकास की वृद्धि रुक जाए, वो शारीरिक श्रम, वो बाल श्रम जो है, बिल्कुल भी हम उसको टॉलरेट नहीं करते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक कल्याण की बात से देखें तो दिव्यांग बच्चे को उसकी अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी। आपने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा, एक स्वतः संज्ञान लेके, और माता पिता की हमें फिर बाद में बातचीत भी हुई, हमारे यहाँ के जो देहरादून जैसा शहर, जो कि अच्छी शिक्षा के लिए देश में नहीं विदेशों में भी जाना जाता है, वहाँ पर एक पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीती हुई देश के लिए बच्ची को एडमिशन देने में बहुत परेशान किया गया। और इतना परेशान किया गया कि फिर बच्चों ने, जो उसके माता पिता थे, जो कि देहरादून आना चाहते थे क्योंकि वो यहाँ की पैदा हुई बच्ची थी, वो उन्होंने फिर यहाँ से जाने का
मन बना लिया। जब हमारे संज्ञान में आया, हमने उनको बुलाया तो उन्होंने बताया कि हम अलग अलग स्कूलों में गए, कहीं पर प्रिंसिपल ने मिलने से मना कर दिया, कहीं उसको इस तरह से दबाव डाला गया कि आप एक क्लास पीछे हो जाएं। तो इसमें बहुत सख्ती से आयोग ने एक्शन लिया। हालांकि अनफॉर्चुनेटली बच्चा ने तब तक बैंगलोर में एडमिशन ले लिया, तो उन्होंने भर्ती तो नहीं हुए, लेकिन उसके बाद हमने एक ऑडिट कि क्या हमारे सभी स्कूल दिव्यांगों के लिए उपयुक्त वातावरण और उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम, काउंसलिंग। कुछ बच्चे स्पेशली एबल्ड होते हैं, वैसे बिल्कुल देखने में सही होते हैं, पर उनकी कुछ छोटी मोटी डिस्लेक्सिया जैसी कुछ कमियां होती हैं, तो उनके लिए क्या विद्यालय में एक स्पेशल एजुकेटर, या मानसिक तनाव आजकल बच्चों में भी बहुत बिल्कुल देखने को मिल रहा है, तो स्कूल में काउंसलर है। तो इस तरह से हम बच्चों के मानसिक और शारीरिक अधिकारों का चिंतन या उनकी एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ का हम चिंतन करते हैं। एक और बहुत नया विषय है जो हाल ही में हम एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है, वो है सोशल मीडिया के द्वारा उत्पीड़न, साइबर क्राइम्स स्पेसिफिक टू द चिल्ड्रन। तो एक तो है कि बच्चे को फ़ोन करा या फेसबुक पे उसके साथ दोस्ती करी और फिर उसको बरगला लिया, और दूसरा है चाइल्ड एब्यूसिव मटेरियल का सर्कुलेशन। बिल्कुल। तो ये तो मैं ज़रूर चाहूँगी हमारे दर्शकों को बताना कि आप उतने ही बड़े पाप के और दंड के भागीदार बन जाते हैं अगर आपने कोई एब्यूसिव, सेक्सुअली एब्यूसिव मटेरियल विच कंसर्न्स अ चाइल्ड, उसको आपने फॉरवर्ड भी कर दिया, लाइक करा, तो ऐसे में आप भी उसके भागीदार बन जाते हैं। अगर आप कुछ सारे के सारे आपराधिक कृत्य हैं जिस पर आयोग नजर रखता है, आयोग भी रखता है, और साइबर क्राइम के लिए जो सेल्स हैं वो भी इसमें बहुत गहनता से इस पे एक्शन लेते हैं, और ये दंडनीय है क्योंकि ये पूरी एक पीढ़ी को हमारी गलत तरफ, दैट डार्क वेब दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू, हम जो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उससे। तो ये एक नया चैलेंज है जो हमारे को अभी देखने। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास में हर वो कृत या हर वो व्यक्तित्व या कृत या व्यक्तित्व जो उनके सर्वांगीण विकास में और उनको अनुरूप वातावरण देने में बाधक बन रहा है, उस पर आयोग को एक्शन लेना है और उस पर हमें नज़र रखनी है, और अपने सामाजिक बंधुओं को, अभिभावकों को और सभी स्टेक होल्डर्स को, टीचर हो, डॉक्टर हो, पुलिसमैन हो, इन सबको हमें सचेत रखना है कि कहीं भी बच्चा जो हमारे देश का, हमारे समाज का भविष्य है, जो हमारे कल के भारत का निर्माण करने वाला है, उसके विकास में कोई भी रुकावट ना आए। बहुत सुंदर मैम। अधिकारों के साथ साथ में उसकी हेल्थ एंड हाइजीन का, उसके वातावरण का, और निश्चित रूप से जितने भी प्रचार प्रसार गलत तरीके से हो रहा है या किसी के साथ गलत हो रहा है, इसका भी आयोग संज्ञान लेता है। और हम समझते हैं कि सिविल न्यायालय की जो भूमिका है वो आयोग अदा करता है। अधिकार निश्चित रूप से आयोग के पास है। क्वाशी जुडिशियल बॉडी है। बिल्कुल। हमें दंड देने का अधिकार नहीं है, पर दंड के लिए हम एप्रोप्रिएट बॉडी को हम लिखते हैं और एक्शन होता भी है। मैं तो आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत खुशी है मुझे, उत्तराखंड की जो न्याय प्रणाली है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम, हाई कोर्ट है, वहाँ पर भी एक जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है। और अभी हाल ही में हमने उज्ज्वला, जो हमारी ट्रेनिंग एकेडमी है हाई कोर्ट की, वहाँ पर एक फुल डे वर्कशॉप, पिछले साल एक 3 डे वर्कशॉप देहरादून में, और समय समय पर उनके साथ वेबिनार। मतलब हमारी जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी उत्तराखंड है वो भी अपने आप में बहुत चिंतित रहते हैं कि बच्चों के अधिकारों का समुचित संरक्षण हो रहा है। और अधिकारों की और अपनी जिम्मेवारी की बात करें तो जो एक बहुत अहम बात मैंने शायद कहने में चूक गई मैं, वो है नशा मुक्ति। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा आजकल का नशा का जो चैलेंज है, तो एक हमारा सेंट्रल नेशनल प्रोग्राम है, और उसे हम अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़, जुवेनाइल ड्रग अब्यूज़ के ऊपर एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम है, जिसके तहत हमें स्कूलों में एक ग्रुप बना के, पीयर ग्रुप, क्योंकि शिक्षक को ना पता चले, माँ से शायद छूट जाए, लेकिन दूसरे बच्चे को पता चल जाता है कि ये बच्चा कुछ दूर जा रहा है, कहीं सिस्टम में
इसकी भागीदारी कम हो रही है, तो एक ऐसा पीयर ग्रुप हमें स्कूल के लेवल पे भी बनाना है। जितनी भी दवाई बिक्री केंद्र हैं जहाँ पर ऐसी कोई भी दवा का वितरण वो करते हैं जो बच्चे नशे के लिए यूज़ कर सकते हैं, उन पे एक कैमरा, ताकि हमें पता चले अगर एक ही बच्चा बार बार आ रहा है या कोई संदिग्ध व्यक्ति बार बार आ रहा है तो हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड, और सभी दवाइयों के हम वहाँ पर डिजिटल रिकॉर्ड्स रखना, कितना आ रहा है और कितना जा रहा है जी। अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि अगर एक ही तरह की दवाई का एक्सेस यूज़ हो रहा है तो हम नज़र रख सकते हैं, और ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से हम ये प्रोग्राम पे भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। पिछले साल उत्तरकाशी को इसको राष्ट्रीय स्तर पे हमारे उस समय के डीएम मयूर दीक्षित जी थे, तो उनको इसके लिए प्राइज़ भी मिला था नेशनल लेवल पे। उस पे काम करना भी आयोग की एक जिम्मेदारी है जी। निश्चित रूप से जब आयोग बहुत गहनता के साथ में नज़र बना के रखता है बच्चों के बीच में एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचर, जो फ्रेंडली नेचर को बनाता है, क्रिएट करता है, ताकि बच्चे दूसरे बच्चे की जानकारी, निश्चित रूप से दोस्त होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे ढंग से बता सकते हैं कि ये दूर जा रहा है या गलत संगति में जा रहा है। मैम, बच्चों के लिए माँ वात्सल्य से भरी है, सभी के लिए है, तो ऐसे में हम इस प्रश्न को जोड़ना चाहेंगे कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितनी महिलाएं भी होती हैं, आप लोग शामिल करते हैं इस आयोग में? ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है जी, पर अभी हमारे जो 6 मेंबर्स हैं, जैसे जी बिल्कुल, अध्यक्ष महिला है जी, आपके सामने हो, और 6 मेंबर्स हैं जिसमें से 2 महिलाएं हैं जी। और अगर मैं अपने स्टाफ की बात करूं तो मेरे पास 6 का स्टाफ है जिसमें से 3 महिलाएं हैं। संवेदनशील भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यक्तित्व की तरफ से है ये, और डेफिनेटली आई थिंक प्रधानमंत्री जी का जो विमेन लेड, खाली विमेन एंटरप्राइजिंग नहीं, वो विमेन लेड डेवलपमेंट की, विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हैं, तो उसका हम लोग आई थिंक हमारी सरकार ने जो पैटर्न बनाया है आयोग का, वो उसको निश्चित रूप से परिभाषित कर रहा है। बिल्कुल, और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। धन्यवाद। माता पिता के साथ साथ में कहते हैं माता पिता जो होते हैं, विद्यालय हो या शिक्षा के हो, गुरु हो, सबसे पहले माता पिता ही होते हैं जो बच्चे की देखरेख करते हैं, उसके बाद बच्चा समाज से जुड़ता है और आगे बढ़ता है। ये हम जानना चाहेंगे कि माता पिता तो होते ही हैं, तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बनाना पड़ा? जी। पहली बात तो आजकल बहुत सारे केसेस माता पिता के द्वारा जब आपसी लड़ाई में बच्चे को मोहरा बनाया जा रहा है तो वो भी है, हम जानना चाहते हैं जी। तो जैसे पति पत्नी का आपस में मनमुटाव है तो बहुत ऑफन हो रहा है, कभी भरण पोषण के लिए, कभी वो एक व्यक्तित्व की लड़ाई में कि बच्चा मेरे पास रहे या मेरे पास रहे, और न्यायालय में जाना, उस प्रक्रिया के दौरान बच्चा को कौन किसके पास रहेगा और कौन उसके भरण पोषण को करेगा, तो ऐसे भी बहुत सारे मामले आते हैं। लेकिन हर अभिभावक उतना ना तो एनलाइटेंड है ना उतना जानकार है। मैंने आपको बताया ना कि मेरा पहला संदेश था कि पेरेंटिंग आज की डेट में, बिल्कुल, पेरेंटिंग अपने आप में एक अलग स्किल हो गई है। पहले एक नेचुरल प्रोसेस था, अब नहीं है, और एक पेरेंट के पास एक ऐसा दरवाज़ा दिया है जहां वो किसी भी बात के लिए खटखटा सकता है जी। चाहे वो न्याय प्रक्रिया का हो, चाहे वो पुलिसिंग का हो, सुरक्षा। अब एक जैसे पेरेंट है, उसको पॉक्सो में केस कर सकता है, उसमें कितने सारे नियम हैं, वो कैसे और किसके पास जाए, हर अभिभावक को नहीं पता होगा, पर अगर आयोग के संज्ञान में ले आएंगे तो हर और जो गेट कीपर है उस पर भी ये प्रेशर रहता है। जैसे आपको मैं नाम ना लेके भी और भी बताऊं तो एक डिपार्टमेंट की अपनी टीचर हाई टेंशन वायर चल रहा था और वो बहुत परेशान थे। उन्हें मतलब एक जिसे कहना चाहिए जागरूक शिक्षक थी वो, और उनको लग रहा था कि कभी ये हादसे का शिकार हो जाएंगे बच्चे, ख़ास तौर पे जब बरसात शुरू हुई। तो शायद उन्होंने उस विभाग में भी, और जो कंसर्न विभाग है उसमें भी कई बार लिखा, लेकिन कुछ वही होता है, फाइलें अभी चल रही हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आयोग को ये पत्र भेजा, व्हाट्सएप पे भेज दिया उन्होंने मुझे, किसी वर्कशॉप में मुझे मिली थी, उनके पास मेरा ना, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करा कि फ़ोटो के साथ कि ये मेरा कंसर्न है।
हमने एक नोटिस भेजा और सुनवाई से पहले ही वहाँ से वो पोल वोल हटने शुरू हो गए थे। तो ये मुझे खुशी है कि एटलीस्ट क्योंकि शायद नॉर्मल प्रक्रिया में वो डिले हो जाते हैं क्योंकि उन्हें शायद नहीं समझ में आई, लेकिन आयोग ने पत्र भेजा और उसी समय वो कार्रवाई, हमें सुनवाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी जी। और निश्चित रूप से जब एक मॉनिटरिंग बॉडी होती है तो समाज भी जागरूक होता है और कई सारे जो मुद्दे होते हैं वो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैम, बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जो कार्रवाई की जाती है वो आयोग किस तरह से करता है? तो देखिए, मैंने आपको चाहे हम स्वतः संज्ञान लें या हमारे पास शिकायत है, हम उसको अपने पास फाइल पे लेते हैं और जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उनको हम सुनवाई के लिए बुलाते हैं। और उस हियरिंग में इट इज़ लाइक जहाँ से कोर्ट में होता है, बट लॉयर्स, जैसे अभी हमने हाल ही में देखा कि बहुत सारे विद्यालयों ने अपना लॉयर भेजना शुरू कर दिया और फिर वो लॉयर्स कानूनी पेच सुना के बातों को लंबा कर रहे थे, तो हमने बैन कर दिया बिकॉज एक्ट में प्रोविज़न भी नहीं है, क्वाशी जुडिशियल है हम। सो वो अपनी बात कहते हैं संबंधित व्यक्ति, अगर हमें कोई भी दस्तावेज चाहिए तो हम उनको उसके लिए समय देते हैं और उनको वो डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहते हैं और फिर नियमावली अनुसार, नियम अनुसार जैसा हमें सही गलत लगता है हम अपना जजमेंट लिखते हैं और वो संबंधित अधिकारी उस विभाग को, जैसे सपोजिंग मुझे ये लगा कि ये गलत हुआ है तो हमें पुलिस को भेजना है, तो हम फिर एसएसपी को या डीजीपी को चिट्ठी लिखते हैं कि इस पर आवश्यक ये वाले नियम गलती हुई है, इस पे फिर अपना नियम लगा के वो लोग कार्रवाई करते हैं और उसकी आख्या भी हम लोग फॉलो अप लेते रहते हैं जी। और इवन सरकारी नियमों में अगर कहीं कोई कमी है तो उन विभागों को भी हम लोग बुलाते हैं और नॉर्मली मैंने देखा है कि सभी ऑफिसर्स कोऑपरेट करते हैं जी। पर कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, लैक ऑफ अवेयरनेस, तो जो भी इश्यूज आते हैं अल्टीमेटली एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फिर उसी संबंधित विभाग को कहना होता है जी। लेकिन जल्दी से निपटारा हो जाता है, बहुत सहज भाव से दोनों पार्टीज़ कह पाती हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई खर्चा नहीं आता है। दूर का हमारा अगर शिकायत करता है तो हम लोग उसे बुलाते भी नहीं हैं, अब ऑनलाइन भी हम डीपीओ के ऑफिस में आप आ जाइए तो अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास बुला के हम व्हाट्सएप पे ही कॉलिंग पे, ऑनलाइन कॉलिंग पे भी सुनवाई करते हैं। मैम, हम विद्यालयी शिक्षा पर थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे कि स्कूलों में, कक्षाओं में और विद्यालयों में जब कोई शिक्षक होते हैं या बच्चों को डांटते हैं, हालांकि पहले के ज़माने में तो डांट जब होती थी तो शिक्षकों की डांट जो थी वो फूल बन करके बच्चों के जीवन को अच्छा बनाती थी, लेकिन आज कई सारे मामले देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया को उठाकर देख लीजिए, न्यूज़पेपर्स की बात करें, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम आए दिन खबरें सुनते रहते हैं कि किसी न किसी स्कूल में, किसी नामी स्कूल में, किसी विद्यालय में बच्चे के साथ में शिक्षक द्वारा उत्पीड़न हो गया है या मारपीट की शिकायतें आ जाती हैं। तो इसका निपटान किस तरह से किया जाता है और इसमें आयोग किस तरह से अपनी भूमिका अदा करता है शिक्षा के स्तर पर? हमारे पास जो भी शिकायत आती है या हम उसका स्वतः संज्ञान लेते हैं तो हम उसकी जानकारी लेते हैं कंसर्न्ड बॉडी से। अगर पेरेंट कह रहा है सोशल मीडिया पे कि, तो हम उसे भी बुलाते हैं और विद्यालय के अधीक्षकों को भी और कंसर्न्ड टीचर को भी, और दोनों की बात सुनते हैं और फिर हम लोग, अगर हमें लगता है कि गलती हुई है तो फिर हम पुलिस विभाग को ही लिखेंगे कि आप इस पे एफआईआर करें, और अगर हमें लगता है बहुत ग्रॉस है तो हम उस शिक्षक का निलंबन की भी संतुति कर देते हैं जी। और अगर हमें लगता है विद्यालय ने उसे छुपाया है तो उसके लिए भी फिर हम अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लेवल से या चीफ एजुकेशन ऑफिसर को बोलते हैं कि वो उस पर कमेटी के द्वारा जांच कराए। उसमें हमारे भी मेंबर्स या हमारे ऑफिसर्स को भी हम इंक्लूड कर देते हैं जी। हमारे पास एक क्लिनिकल काउंसलर होती है जो बच्चे से बात करती है और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में पिटाई हुई जी, या बच्चे ने कुछ बढ़ा के बता दिया और माता पिता जो हैं ओवर प्रोटेक्टिव हो गए या ओवर रिएक्टिव हो गए। सो यह बच्चा किसी खास स्ट्रेस में था या वो स्कूल से भागना चाहता है, उसको ये टीचर ही पसंद नहीं है, वो चाहता है मेरा स्कूल बदल दिया जाए। ऐसे भी किस्से होते हैं ना, मेरा दोस्त दूसरे स्कूल में चला गया, अब उसको
हर थोड़े दिनों बाद स्कूल के खिलाफ कुछ कहते रहना ताकि माता पिता उसको भी निकाल दे। बिल्कुल। बाल सुलभ होता है वो, लेकिन बच्चे उतनी दूर की नहीं सोच सकते हैं, अभी वो उनकी मेंटल मैच्योरिटी कम होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर डांट को विभिन्न रूप ना दिया जाए जी। बच्चों पे भी उनको थोड़ा तो किसी का थोड़ा डर होना सिखाने के लिए ज़रूरी है। तो पेरेंट्स को भी ये समझना ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं ये कहूँगी कि खाली बच्चे और पेरेंट्स की नहीं, शिक्षक भी कभी कभी अपनी मानसिक तनाव जी। या अपने बिहेवियर डिसऑर्डर्स को जो है वो घर में लड़ाई होके आई और उन्होंने ऐसा कर दिया, तो ऐसे गलती में अगर हमें लगता है कि टीचर का भी जो मानसिक संतुलन है, तो हम संतुति करते हैं कि इसे हटाया जाए या इसे टीचर ना बने रहना दिया जाए। बिकॉज आज एक बच्चे के साथ हुआ है, कल को और बट किसी भी तरह का कंपैरिजन बातों में भी, तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, बिल्कुल, है ना, इससे पहले तो तुम जैसा भोंदू मैंने देखा नहीं, ऐसा कोई भी डेरोगेटरी या इंसल्टिंग वर्ड, आई थिंक वो बहुत बड़ा दुष्परिणाम देता है एक चांटे के मुकाबले। प्यार से मारा हुआ चांटा। और ये बहुत जरूरी, बहुत अच्छी बात मैम आप कह रहे हैं कि उसे मानसिक रूप से किसी प्रकार का आघात ना पहुंचे। एब्सोल्युटली। डीमीन फीस के मामले में बिल्कुल ये बहुत आता है कि उसे ह्यूमिलेट किया जाता है, क्लास के बाहर चले जाओ, क्लास में बैठ के तुम्हारी फीस नहीं आई है, तुम खड़े रहोगे या तुम बाहर मुर्गा। तो ऐसे में वो गलती बच्चे की नहीं है, फीस तो अभिभावक को देनी थी। ये लड़ाई जब टीचर स्कूल में और अभिभावक में है, उसमें बच्चे को मोहरा ना बनाया जाए, ये हमारा बहुत कंसर्न रहता है। एटलीस्ट मेरा एक पीडियाट्रिशियन बाल चिकित्सक होने के नाते मैं इसको बहुत ही सीरियसली लेती हूँ कि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई इंसल्ट या मेंटल ट्रॉमा बच्चे को किसी भी तरह से हीन भावना का शिकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अगर शिक्षक अपने बच्चों जैसा और उनके सर्वांगीण विकास, आपने बात भी की, अभी बताया भी, उसकी दृष्टि से अगर बच्चों को देखेंगे, उन्हें शिक्षा देंगे, तो डांट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आयोग की भूमिका भी काफ़ी, और पारदर्शी भूमिका तो आयोग निभाते ही है। मैम, किस प्रकार से हम बाल संरक्षण और बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्रभावी बना सकते हैं, किस तरह से और चीज़ों को नया रूप हम दे सकते हैं, नए रूप से जोड़ सकते हैं? जी। सबसे ज़रूरी है सभी समाज में, पूरे समाज में इसकी चेतना, इसकी जानकारी कि एक आयोग है। वहाँ आप मेल भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पे कह सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप फिजिकली जा सकते हैं। इसकी जानकारी होना, बिल्कुल, कि वही है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल चाइल्ड राइट्स वायलेशन। बच्चों के अधिकारों का जहाँ भी हनन हो रहा है या आपको प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल आप हमें खबर दीजिए। जी मैम, संक्षेप में आपके सुझाव हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले कि आप जानिए कि एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग है और उसको कांटेक्ट करना बहुत आसान है। बिल्कुल, हमारे वेबसाइट्स हैं, हमारे पास ईमेल आईडी है, टेलीफोन नंबर्स हैं, आप फिजिकली आ सकते हैं, किसी के हाथ से चिट्ठी भिजवा सकते हैं। तो एक तो आप में ये चेतना होना, और सभी स्टेक होल्डर्स को, मेरा बच्चा अगर इस स्थान पे होता तो मैं क्या बिहेव करता, जैसा आपने अभी कहा, एम्पैथी और कंपैशन के साथ, क्योंकि ये अभी कच्ची मिट्टी है, निश्चित रूप से उसको बहुत ज़्यादा छेड़ेंगे तो बिखर जाएगी। बिल्कुल, हल्के हल्के सहेजेंगे तो कैसी भी मूर्त बने, बिल्कुल उसे सजा के रखेंगे से जीवन तो हर किसी को फ्लावर पॉट नहीं बनना है, किसी को दिया भी बनना है, किसी मिट्टी से हमने डेकोरेशन पीस बनाना है, किसी से पीने वाला कप बनाना है। मैम, आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया और इस विषय पर बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने बाल अधिकार संरक्षण विषय पर बातचीत की। हमें आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।